अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी जोड़ तोड़ ऐलान मुकम्मल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठा चुके हैं। 4 सूबों के वज़राए आला मुंतखब हो चुके हैं। कल वज़ीर आज़म का इंतखाब होने जा रहा है, फिर आगे सदर के इंतखाब आने वाले हैं, मगर अभी भी सियासी और आइनी तौर पर मामलात सेटल होते नज़र नहीं आ रहे हैं और इसकी वजह है दी अनडिसाइडेड रिजर्व सीट्स ऑफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर फैसला बुध से महफूज किया हुआ है और आज हफ्ते का रोज़ है, मगर ये महफूज फैसला शायद इतनी महफूज जगह पर रख दिया गया है कि इसको ढूंढना मुश्किल हुआ है। 21 रोज़ के अंदर जहां एक तरफ सदर की आइनी जिम्मेदारी थी कि इजलास बुलाते, वहीं इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी थी कि 21 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबी मामलात निपटाता, फॉर्म 45 जारी करता, मखसूस नशस्तों का ऐलान करता। मगर यूँ महसूस हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन की प्रायोरिटी ही नहीं है कि ऐवान मुकम्मल करने के लिए जो उसकी जिम्मेदारी है वो जल्द अज जल्द पूरी करे। अब इसकी वजह से खदशा ये पैदा हो रहा है कि कहीं ऐवान की सारी कार्रवाई रिवर्स ना करनी पड़ जाए और कोई आइनी बहरान ना खड़ा हो जाए। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजिया का नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जबकि माई कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजम साकिब साहब, ये जो इंट्रोडक्शन में थोड़ी सूरत हाल मैंने वाज़े करने की कोशिश की है और ये सूरत हाल देखते हुए क्या आपको मुल्क में सियासी बेयकीनी जल्द ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है? और शुक्रिया रामीन। देखिए, आपने एक वजह बताई है कि चूंकि रिजर्व सीट्स का भी फैसला नहीं हुआ सुन्नी इत्तेहाद का, ये बिल्कुल वैलिड वजह है कि वो जो एक बेयकीनी सी है, लेकिन मेरे ख्याल में एक और वजह भी है जी, जो कि ओवरऑल अगर आप सियासी सूरत हाल को देखें, माशरे में देखें, तो वो बेचैनी और वो बेयकीनी जो है वो नजर आती है। और वो है कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है। ठीक है, तो ये दो वजूहात अगर आप बनाएं तो उसके बाद आप वेरियस सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को जब आप देखते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप उन 6 सियासी जमातों को देखें जो कि हुकूमत बनाने के बिल्कुल यानी दरवाजे पे खड़ी हैं, तो वो तो कहेंगे जी कि सियासी बेयकीनी तो खत्म हो गई। ठीक है। दूसरी तरफ आप पीटीआई और दूसरी जमातों को देखेंगे तो वो कहेंगे जी सियासी बेयकीनी खत्म नहीं हुई, बढ़ गई है। अवाम की तरफ देखेंगे तो उन्होंने जिन्होंने वोट दिया है वो तो इंतजार कर रहे हैं कि जी हमारे वोट का इंतजार यानी जो है नतीजा हमारे सामने आए, जो जिनको हमने वोट दिया वो लोग सामने आए। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए ये मसला ही नहीं है सियासी बेयकीनी, उनके लिए ये है कि महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, जो मुक्तदरा है वो इन हालात को, टोटल हालात को समझते हुए कि जो हालात के मुताबिक करना चाहिए वो करने में जुटी हुई है। मुझे लगता ये है, अगर आप तारीख देखते हैं इलेक्शनों के बाद जो हुकूमतें बनती हैं और फिर उसमें जिस तरह 2018 में हमने देखा कि इमरान खान साहब को जो है वो बना दिया गया और बाकी जो पार्टियां हैं उनको खुडे लाइन लगा दिया गया। 2024 में हम देखते हैं कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी खुडे लाइन लगा दी गई और बाकी जो आपकी जमातें हैं वो सामने आती हैं। देखिए, मेरे नज़दीक अगर आप पूछेंगे तो सियासी बेयकीनी जो है वो जो थी असल में, जो हम सोच रहे थे कि नवाज शरीफ साहब अब आए हैं, अब को हालात बनेंगे, कोई इंसाफ होता हुआ नजर आएगा, वो तो नजर नहीं आया। अब ये है कि इस सियासी बेयकीनी के बाद जो दूसरा स्टेप था कि माशी तरक्की का सिलसिला शुरू होगा, उस सिलसिले में मैं जरा थोड़ा सा होपफुल हूं। अच्छा। क्योंकि ये जो आपकी निगरान हुकूमत है इसने तो 2030 यानी 2030 तक का पूरा प्लान जो है वो कर लिया है, जिसमें निजकारी की यानी मसाइल जो हैं वो हल कर दिए गए हैं, जिसमें FBR के रिफॉर्म्स होंगे, टैक्स ज़्यादा इकट्ठा किया जाएगा, जिसमें SIFC में वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स 80 to 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आनी है, तो उनके प्लान बन चुके हैं। ठीक है। मुझे नजर क्या आ रहा है? मुझे नजर ये आ रहा है कि अदालतों पे बहुत सारा बोझ पड़ने वाला है। मुझे नजर ये आ रहा है कि पार्लियामेंट में शोर पहले से ज्यादा होगा। लेकिन स्पीकर साहब चूंकि किसी वक्त भी कह सकते हैं कि भाई आप लोग सुनने को तैयार नहीं हैं, लिहाजा मैं ये एडजर्न करता हूं, तो वो होगा। नुकसान किसका होगा? नुकसान उन तमाम अवाम का होगा जो कि आस लगाए बैठे हैं कि ये पार्लियामेंट जो है ये हमारे लिए कोई बिल पास करेगी, कोई खुशहाली आएगी, कोई प्रॉस्पेरिटी आएगी, कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा, तो वो मुझे मिलता हुआ नजर नहीं आता। अवाम के मसरूफ रहने के लिए गपशप ये टीवी शीवी पे हम लोग इसी तरह गुफ्तगू करते रहेंगे, मुख्तलिफ मौजूआत जो हैं वो यानी बार बार आएंगे। आपने जिस तरह कहा कि कल वजीर आजम बन जाएंगे, उसके बाद 9 और यानी 10 को हमें पता लग जाएगा जी कि सदर पाकिस्तान कौन है। जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि पंजाब आपको ऊपर से फलता फूलता हुआ नजर आएगा,
KPK जो आपका है वो आपको मुझे लग रहा है कि कुछ सियासी मैदान जंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। अच्छा, वो जो क्यों? सिंध और बलोचिस्तान है वो पुरानी तनख्वाहों पे गुजारा करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब ये कि इसमें होप क्या है, उस पे इस वक्त की आखिरी बात जी। मैं अभी मेरी गाड़ी का कोई मसला था तो मुझे किसी से लिफ्ट लेनी पड़ी, तो मैं आ रहा था तो मैंने ऐसे ही पूछा वो जो मुझे लेके आए साहब कि आपके ख्याल में कोई उम्मीद, कोई यानी टनल के आखिर में कोई रोशनी, एंड ऑफ द टनल। तो उसने मुझे एक ऐसी बात की कि जिसने मुझे थोड़ा सा उम्मीद अफजा सूरत हाल की तरफ अच्छा, लेके हमें भी बता दें। गया। उसने कहा सर देखिए ना, हालात कितने खराब हो सकते हैं, जितने भी हो जाएं, जब हद आ जाती है तो उसके बाद हालात ने ठीक होना ही होता है। अच्छा, तो मैं यहां पे अपनी बात खत्म करता हूं कि सवाए इस उम्मीद के कि हालात उस नहज पे जब आ जाएं जबकि बुराई की या उसके नीचे जाने की, जवाल की गुंजाइश ही ना रहे, तो उसके बाद फिर आपने उभरना ही होता है। तो इस रात के बाद, इस शाम के बाद देखते हैं कि ये सूरज पाकिस्तानी अवाम के लिए यानी उस हद का इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर कहीं अवाम की हदें ना पार हो जाएं। राव खालिद साहब, ये मखसूस नशिस्तों का मामला इतना मशकूक क्यों होता जा रहा है, और क्या इसके अलावा भी आपकी नज़र में कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अभी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या अनसर्टेनिटी को फ्यूल कर रहे हैं? देखिए, एक तो हमारे पाकिस्तान के सिस्टम में इनबिल्ट है ये इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ख़ास तौर पे जब सिविल गवर्नमेंट्स होती हैं तो वो जो अरसा दराज से सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है, तो उस वजह से वो आप जब 99 पे होते हैं तो वहाँ सांप के मुंह आता है। अगर आप देखें लूडो के ऊपर तो वो 99 पे जाके आप 100 करने से पहले नीचे आ जाते हैं। तो नजम साकिब साहब की जो बात है कि एंड ऑफ द टनल जो लाइट है, तो अगर 99 पे सांप बैठा है, आप उससे डस के नीचे आ जाएंगे, फिर आप दोबारा से कोशिश शुरू करेंगे। सांप किसे कह रहे हैं? तो पॉलिटिकल तो एक दूसरे के साथ ये सारे लगे रहते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचने पे लगे रहते हैं, और वो कोशिश यही करते हैं कि 99 से कोई आगे ना जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मेरा यानी ये असेसमेंट है कि जो गवर्नमेंट बनने जा रही है अभी, वो नई गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि ये पिछली गवर्नमेंट जो PDM की थी उसका 16 माह के बाद अब 17वां महीना शुरू होगा। ठीक है। क्योंकि मुझे उनका कोई एजेंडा और चीज़ें उस तरह से नज़र नहीं आती जिसमें हम कहें कि कोई बहुत नए आइडियाज़ के साथ, कोई क्रिएटिविटी के साथ कुछ चीज़ें करने जा रहे हैं। वो बातें वही कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया ना कि मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। बिजली के यूनिट, तो मुश्किल फैसले हर दफ़ा ही कहते हैं हम लेंगे, 16 माह से वो मुश्किल फैसले ले रहे। तो ये सारी चीज़ें होती रहती, बयान देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम जब देखते हैं ये इंस्टेबिलिटी फैक्टर जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है। एक तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैंडेट का मसला है, एक शदीद एहतजाज है उसके ऊपर, और बहुत से लोग मकामी तौर पे भी, इदारे भी, लोग भी जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर थे और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये फील कर रही है कि वाकई कोई गड़बड़ है उसमें मैंडेट की वजह से। एक तो प्रॉब्लम आपको आ रही है। दूसरी, हुकूमत साजी का जो जिस तरह से हुई है, आप कह लें कि कान से पकड़ के करवाई गई है, तो वो उसमें भी मसाइल आ रहे हैं, आपको उससे अंदाज़ा हो रहा है। ये इंस्टेबिलिटी फैक्टर उसके अंदर आ रहा है। पीपल्स पार्टी बहुत मोहतात होकर चल रही है, वो ज्वाइन नहीं कर रही, वो देखेगी बजट तक। मेरा ख्याल है कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं, क्या ये कोई बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, मामला सही रुख चलते हैं, फिर वो शायद जाके जुलाई अगस्त में जाके वो कोई कैबिनेट को ज्वाइन करने की कोशिश करें, जो कि मौजूदा हालात में जिस तरह से चल रही हैं वो नजर नहीं आ रही। अब इन चीज़ों को इंटरनेशनल आपका जो मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी मसाइल जो आपके हैं, IMF और डोनर मुल्क जो हैं वो देखेंगे। अभी हमने देखा चीन, UAE या सऊदी अरब है, मैक्सिमम जो हमें अभी भी रिलीफ मिल रहा है वो यही है, वही रोल ओवर कर रहे हैं वो चीज़ें। कोई नई हमें कमिटमेंट उस तरह से नजर नहीं आ रही, ना कोई उस तरह से नजर आ रही है। सही सही। तीसरी चीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन का ओवरऑल रवैया जो अब तक है, वो जो इंतखाबात की उसकी जिम्मेदारी थी कराने की, 5 साल में एक दफा उन्होंने कराने थे, उन्होंने हर आइन और कानून की शिक की वायलेशन की है। चाहे पंजाब और KP के इंतखाबात कराने हो, चाहे कौमी असम्बली के कराने हो, तारीख देनी हो, उसको इम्प्लीमेंट करना हो, रिजल्ट की कंपाइलेशन हो, हर मरहले पे उन्होंने वायलेशन की है। खाते सदर के पड़ गया कि सदर साहब 21 दिन के अंदर इजलास नहीं बुला रहे। सदर ने 21 दिन के अंदर इजलास नहीं बुलाना था। सदर की जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि जब ये इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उनको बता दिया जाए कि इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ये सीटें आ गई हैं, ये गजट नोटिफिकेशंस हो गए हैं,
तो अब आप इजलास बुला ले, 21 दिन से पहले बुलाना। अगर ये 21 दिन में अपना प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं करते, से अभी तो कुछ इन्होंने सीटों के गजट नोटिफिकेशन कर दिए 300 या जिसके, अगर ये ना करते तो फिर सदर ने आइन की वायलेशन करनी थी। जब आप अपना काम ही पूरा नहीं कर रहे तो आप सदर के खाते डाल के जान बचा सकते थे। जो आपने वायलेशंस की हैं उस पर क्या जवाब है आपके पास? ये भी सवाल है, क्यों अपर कोर्ट्स में नहीं जाया जा रहा? इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही? वो देखें उसका प्रोसेस में है ना, हम उसका पहले उन्होंने लटकाए रखा, अपने पास लेके बैठे रहे, जैसे उन्होंने पीटीआई के इंतखाबात पे किया। हाँ। 1 साल रख के बैठे रहे, जब बिल्कुल इंतखाबात करीब है अचानक फैसला दे दिया। सही बात है, यानी बिल्कुल रास्ता को नहीं छोड़ा ना। वो क्या करते, वो भागम दौड़ में गए, नहीं बना उनका कोई सिलसिला नहीं। अभी भी यही है, अब सारा कुछ करके जब इजलास हो गया तो अब उनको कह दिया आप ट्रिब्यूनल में चले जाइए, ट्रिब्यूनल आपके फैसले करेंगे। हाँ, तो उसका क्या हाल है? आप ट्रिब्यूनल में ही जाएंगे। ट्रिब्यूनल कितने दिनों में फैसले करते हैं, और उसके बाद हमें पता है ट्रिब्यूनल 5-5 साल भी, 2013 वाले भी पेंडिंग पड़ी होंगी कई पिटीशंस जो है अब तक, तो वो तो फैसले नहीं होते। तो क्या करें, वो बेबसी ही है। अब बात यह है कि सदर साहब के तो आइन की वायलेशन की बात की जाती है, ख्वाजा आसिफ साहब किसी दिन ये भी बताया ना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कब वो जा रहे हैं, आइन की वायलेशन और कानून की वायलेशन के खिलाफ, उनके खिलाफ कब वो एक्शन लेने जा रही है, पार्लियामेंट कब एक्शन लेने जा रही है। सही बात है, ये दोगलापन है। इस तरह से इंस्टेबिलिटी, यही फैक्टर है जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं कि आप एक बड़ी पिक एंड चूज वाली चीज चलते, जो आपको फायदा है उस पर आप कहते हैं बल्ले बल्ले, और जब आपका नुकसान है तो आप वो कहते हैं कि जी नहीं, ये तो बड़ा वही पुरानी सियासत है, 70 सालों से हम यही सियासत चलते हुए जब तक आप फेयरली स्केयरली आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। साकिब ये बताएं कि महफूज फैसला कहाँ खो गया है ईसीपी का, ये सामने क्यों नहीं आ रहा है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें? और दूसरी बात ये कि वही बात जो राव खालिद साहब भी करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से लटका रहा है चीज़ों को, फॉर्म 45 अभी तक नहीं उन्होंने दिए जो कि उनकी आईनी ड्यूटी थी, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है इस बारे में। एक तो जो इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का फैसला लटकाया हुआ है वो भी बड़ा अजीब है कि 3 दिन हो गए हैं उस पर वो फैसला नहीं आया। साथ ही वहाँ पे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इसके अलावा JUIF, MQM, उन्होंने भी ये दावा किया कि जो है वो ये मतलब तकसीम हो रही है, इस तकसीम में इनको देने की बजाय ये हम में तकसीम कर दें ये सारा कुछ ना। तो ये एक बड़ी एक अजीब सूरत हाल है कि इलेक्शन कमीशन किसी एंड पे नहीं पहुँच रहा। हमारा जो सवाल है कि वो सियासी जो बेयकीनी है ये रहेगी या ख़त्म हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि ये बेयकीनी ख़त्म होगी। उसकी वजह 8 फरवरी से लेकर अगर 1 मार्च या 2 मार्च तक अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस देखें, 8 फरवरी को जो काम शुरू हुआ 2 मार्च तक क्या किसी चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश भी की गई? करना तो बात की बात है, कोशिश भी की गई कि नहीं की गई? हम जुडिशरी की बात करें या इलेक्शन कमीशन की बात करें, मेरा ये ख्याल है कि दोनों महाज पे कहीं सीरियस नोयत की कोशिश भी नहीं की गई। इतनी बड़ी पैमाने पर जो है वो शिकायत आई, मैंडेट चोरी करने का सवाल आ रहा है। कल जो पार्लियामेंट में आपने तकारीर सुनी तो जो लबो लहजा था जो PTI का, वो बुनियादी तौर पर लबो लहजा वो अडयाला जेल के अंदर बैठी क़यादत का बताया हुआ लबो लहजा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि IMF पर ख़त लिखने के हवाले से बहुत लेदे हो रही थी। 2-3 दफ़ा अंदर से जो है वो ये कहा गया कि आप जो है वो लिखे खत नहीं लिखा जा रहा था, और जो बाहर की आदत है वो रिलेक्टेंट थी, उनकी ये ख्वाहिश थी कि नहीं ये एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा स्टेट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये एक ठीक चीज़ नहीं है। लेकिन अंदर वालों ने कहा नहीं आपने लिखना ही लिखना है। फिर उनको पता चला कि शायद वो किसी जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी मतलब पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुलाकात हुई है इस तरह का, तो स्ट्रिक्टली रोका गया कि नहीं, जब तक के मैंडेट हमें नहीं मिलेगा तो हमने पीछे नहीं हटना। कल की तकरीर आपको नजर आई होगी पार्लियामेंट की, वो उसी तरफ जा रही हैं, ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। उसकी वजह यह है कि बहुत बड़े पैमाने पे सवालात हैं, जिन सवालात के जवाब इलेक्शन कमीशन के पास अभी तक नहीं दे सका इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड करने थे 14 दिन में 8 फरवरी के बाद, अभी तक नहीं हुए, कोई वजाहत नहीं। इलेक्शन कमीशन के अंदरूनी ज़राए ये कहते हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने तय करना है कि कब अपलोड होने हैं। आज फवाद चौधरी साहब आए हुए थे अदालत, उन्होंने ये कहा और ये बात है भी इसी तरह कि जिस दिन फॉर्म 45 अपलोड होंगे एक नया पंडोरा बॉक्स खोल जाएगा।
ये नहीं हो सकता कि आप एक हलके में इतने बड़े पैमाने पे वो तब्दीलियां कर दें कि वो जो है वो कहीं मैच ही ना कर रही हो। अब जरूरी नहीं है कि अगर मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार जीता हुआ है तो उसके खिलाफ सिर्फ एक ही उम्मीदवार था, एक नहीं था, 7 पॉलिटिकल पार्टीज थी, सबके पास अपने अपने फॉर्म 45 में, और वो चीजें अगर मैच नहीं करेंगी तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो इसलिए फॉर्म 45 अभी तक अपलोड नहीं हुआ। दूसरी बात, जो ये चट्ठा इंक्वायरी थी, जो पिंडी के कमिश्नर थे, उनका सिर्फ ये कहना कि डीआरओज आके बैठ गए, मतलब कमिश्नर का कोई रोल ही नहीं, ये भी बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल मैंने देखी है कि जो कमिश्नर है एक डिवीजन के, उस डिवीजन में सबसे ज्यादा सवालात हैं कि पिंडी, जेलम, चकवाल, इनकी सीटें आगे पीछे हुई हैं। तो उन्होंने जो कुछ कहा उसके बाद एक उनका जो है वो मुबम सा एक जवाब भी आ गया कि उनका जमा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि जो इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 2 से 3 रोज में कंप्लीट होनी थी, उसकी रिपोर्ट कहां पे है? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने उसका फाइंडिंग्स दी अभी तक जो है? इसके अलावा मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है वो पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन ने एक तो एड्रेस नहीं किया, मामला ट्रिब्यूनल में भेज दिए हैं, और पंजाब की हालत में, पंजाब जहां पे सबसे बड़े जरा सवालात हैं सीरियस नोयत के कि मैंडेट चोरी हुआ है, 2 हाई कोर्ट के जजेस हैं, 400 से जायद केसेस हैं, 2 हाई कोर्ट के जजेस हैं। और ये अगले 2-3 साल भी लगे रहे तो वो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये एक बड़ा इनडेप्थ प्रोसेस होता है। ट्राइब्यूनल में जब भी कोई केस जाता है उसको वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर नादरा से वेरिफिकेशंस भी होती हैं, फिर बयानात भी रिकॉर्ड होते हैं, बहुत सारा एक प्रोसेस होता है। ये बात भी चल रही है, इस पे भी बड़े आर्गुमेंट्स हो रहे हैं कि क्योंकि अभी तक मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं हुई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, तो ये बातें भी हो रही हैं कि भाई अब जो ऐवान में अभी तक सारी एक्टिविटीज हो गई हैं, स्पीकर हो गए, डिप्टी स्पीकर हो गए, उसके बाद अब वजीर आजम होंगे, फिर सदर होंगे, तो इसके बाद अगर जाके मखसूस नशिस्तें अलॉट होती हैं तो क्या ये सारी कार्रवाई रिवर्स भी हो सकती है? क्या कोई आईनी बहरान भी पैदा हो सकता है? इस हवाले से भी चहमगोइयां हो रही हैं, तो इसके बारे में क्या इत्तलात है? असल में मेरा नहीं ख्याल कि मामलात उस तरफ जाएंगे। अच्छा। अभी तक की जो सिचुएशन है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है वो उसी आईनी बहरान की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, हमने सदर पर तो बहुत तनकीद की कि सदर तारीख नहीं दे रहे और विद इन टाइम वो जो है बोल रहे हैं और सदर खेल रहे हैं और सदर पीटीआई के हैं। ठीक है, वो तनकीद भी ठीक थी, लेकिन सदर ने जो खत लिखा है उस खत को भी पढ़ने की जरूरत है। भाई पार्लियामेंट आपने मुकम्मल करके बताना था ना कि पार्लियामेंट तो मुकम्मल हो गई है और उसमें इलेक्शन कमीशन नाकाम है। ये 4-5 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये चीजें एड्रेस करने वाली हैं। ये अगर एड्रेस नहीं होगी तो ये एक अडियाला जेल की जो क़यादत है उसका अभी तक उसका लबो लहजा तो सामने आया ही नहीं ना। उनकी पार्टी बोल रही है, उनका ये कहना है कि हम जो आज भी एहतजाज हो रहा है तो ये एहतजाज और ये पार्लियामेंट को उन्होंने कल क्या कहा, हम तो चलने नहीं देंगे। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये सियासी बेयकीनी है वो कहीं ना कहीं किसी एंड पे पहुंचती नजर आ रही है। फिर जो अभी पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनने जा रही है, आप क्या समझते हैं कि वो एक मजबूत होगी? किसी तरह भी मजबूत नहीं होगी। अगर वो एक मजबूत गवर्नमेंट होती और वो उस पोजीशन में होते तो जो नवाज शरीफ साहब हैं वो खुद वजीर आजम बनते, जिनके 2 दिन पहले इलेक्शन से पहले जो है वो उनके इश्तिहारात आ चुके थे। तो शहबाज शरीफ साहब का आना बतौर वजीर आजम ये भी जाहिर करता है कि वो एक कमजोर गवर्नमेंट है, और कमजोर गवर्नमेंट, मजबूत अपोजिशन, फिर एहतजाज, ये सारी चीजें जो है वो इतनी जल्दी जो है वो इनको एड्रेस करना जरूरी है। एड्रेस करेंगे तो मेरा यह ख्याल है कोई हाई लेवल का कोई कमीशन, जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, वो देखे इन मामलात को, तो मेरा ख्याल में कहीं ना कहीं ये चीजें शटल भी हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसी। और असेंबली की जो सूरत हाल हमने देखी है, वहाँ पे जूते चल रहे हैं, लोटे, मांस, घड़ियां सब फेंकी जा रही है एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसे तो नहीं आएगी स्टेबिलिटी। नजमुल साकिब साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। सिर्फ 2-3 बातें ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि जब हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जिस तरह हम वो तवक्कुआत रख रहे हैं सियासत से, मुआशरत से, हुकूमत से, जो कि डेनमार्क में रहने वाले लोग, नॉर्वे, स्वीडन में रहने वाले लोग लगते हैं, ऐसे होना चाहिए। आप बड़े देखेंगे ओ तो बाबा, हम पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान। दूसरी बात ये कि ये इलेक्शन कमीशन का जो आपने सवाल किया है ना, जिसपे के राव साहब भी बोले और हमारे यानी साकिब बशीर साहब भी, देखिए क्या ये वही इलेक्शन कमीशन नहीं है जिसने सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा तौर पे कहने के बावजूद तारीख नहीं दी थी? क्या ये वही इलेक्शन कमिश्नर यानी कमीशन नहीं है जिसने के सदर के तहरीर शुदा खत के जवाब में ये कहा था कि आपका क्या काम है इलेक्शन की डेट वगैरह से? और ये वही इलेक्शन कमिश्नर हैं
जो कि सदर के मिलने ही नहीं गए थे। तो आपको आप इतना लाइटली ना लें इस इलेक्शन कमीशन को। मुझे याद है इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था, मुझे तो लग रहा है ये इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान के दफ्तर के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। ये बहुत ज्यादा यानी ताकतवर अचानक बन गया है। यानी इलेक्शन और कमीशन इस वक्त इज रूलिंग विद एन आयरन फिस्ट। ये जो बात है ना जो अभी साकिब ने की कि जी बिल्कुल, और उसमें ये है कि ये जो बात है ना कि चलने नहीं देंगे, तो खोसा साहब का मुझे वो स्टेटमेंट याद आई, लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। अच्छा, ये क्या? पिछले कुछ 4 यूं समझिए एक हफ्ता पहले की स्टेटमेंट है लतीफ खोसा साहब। उन्होंने कहा खान के बगैर पार्लियामेंट नहीं चलेगी और ना हम चलने देंगे। अच्छा, तो ये वो सूरत हाल है जो हमें आइंदा के लिए हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि किस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो रही। बिल्कुल जी। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। नून लीग हुकूमत साजी के महाज पर सरगर्म नजर आ रही है। एक तरफ एमक्यूएम से मुआहिदा कर लिया है जिसमें आईनी तरमीम पर इत्तेफाक किया गया है, जिसके जरिए इख्तियारात और फंड्स ज़िले सतह पर मुंतकिल किए जाएंगे। अब ये मुआहिदा कितना प्रैक्टिकल है, या अगर ये मुआहिदा पूरा नहीं हुआ तो क्या हम एक बार फिर वही मनाजर देख रहे होंगे कि एमक्यूएम हुकूमत को ब्लैकमेल करती नजर आ रही होगी। फिर दूसरी तरफ अददी बढ़तरी हासिल होने के बावजूद भी नून लीग रूठे हुए मौलाना फजलुर रहमान को मनाने और उनको हुकूमत में शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो क्या वो इस कोशिश में कामयाब हो पाएंगे, और ऐसा करने की नून लीग को ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? राव खालिद साहब, क्या ख्याल है? देखिए, एक तो आपने जो इलेक्शन कमीशन का कहा आयरन फिस्ट जो है ना, वह टोटली एग्री करता हूँ। अच्छा। और ये आयरन फिस्ट इतने जोर से उन्होंने जमहूरियत के मुंह पे मारा है कि जमहूरियत की शक्ल पहचानी नहीं जा रही है। सही बात है, सही बात है। हाँ, वो बड़ा एक मजेदार शेर याद आ रहा है। ये सारे इत्तेहादी जिस तरह से हुकूमत बना रहे हैं ना, उसमें बड़ा मजेदार मुझे एक शेर याद आ रहा है जी जी। कि वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए रो पड़ा खुद ही वो मुझको हौसला देते हुए। तो इनकी सूरत हाल ऐसी है, ये एक दूसरे को कह रहे हैं कि जबरदस्त जनाब बस आपके साथ है, आप चलें, हम इस तरह करते हैं, लेकिन खुद भी अपने मुंह अंदर करके बुक्कल में करके तो वो रोते रहते हैं कि क्या होगा, पता नहीं हुकूमत चलेगी नहीं चलेगी। नून वाले खुद यही बातें करते हैं, बाहर ऑफ द रिकॉर्ड वो यही बातें कर रहे होते हैं। हाँ। जहां तक मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात है, पहली बात यह कि वो वाकई क्या नाराज है नवाज शरीफ साहब से, या सारा वो खुद कह चुके हैं मैं सियासी कुव्वतों से मुझे कोई नाराजगी नहीं है। तो आप जब अवाम पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर आपको ये दिन भी देखना पड़ता है कि आप फिर आपकी सारी बातें, मुआहदे, सारी चीजें और प्लान सारे धरे के धरे रह जाते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब इस गुस्से का इजहार कब करते हैं ये अब देखना होगा। क्या वो पाकिस्तान में जब तक मौजूद है वो कर पाएंगे उसका इजहार? मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है, क्योंकि उससे उनकी बेटी और भाई दोनों की हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। अगर वो किसी वक्त उनका दिल किया वही बातें करने को जो मौलाना फजलुर रहमान और चकजई साहब कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे उस पर मसाइल बहरहाल मौजूद रहेंगे। लेकिन फजलुर रहमान साहब की सपोर्ट उनको चाहिए, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो सदर और वज़ीर आज़म का इंतखाब हो उसमें वो मैक्सिमम वोट ले लें, एक कोई मॉरल अथॉरिटी उनकी बन जाए उसके ऊपर। लेकिन वो भी उस तरह से हो नहीं पाएगा क्योंकि मखसूस नशिस्तों का जब तक फैसला नहीं होता, और जो जिस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है इलेक्शन कमीशन इस इत्तेहाद को कि वो बड़े खुल खेल के अपने सारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अपने वजीर आजम वगैरह सारे अपने मुंतखब करा ले, सदर मुंतखब करा ले, तो वो उससे लग ये रहा है कि इनके आसानी से ये कर तो लेंगे अपना सारा काम, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी है और इंटेग्रिटी है वो नहीं मिल पाएगी। अब फिर उसी सियासी बेयकीनी पे फिर आ जाएगी बात कि वो जब वो नहीं होगी तो फिर सियासी बेयकीनी वो इंस्टिल होती रहेगी और ये मामला ठीक नहीं चलेगा। ठीक है। नजमुल साकिब साहब, ये फजलुर रहमान साहब सेंटर ऑफ अटेंशन क्यों बने हुए हैं? पहले पीटीआई वालों ने मुलाकात की, फिर नून लीग ने मुलाकात की, आज महमूद खान अचकज़ई भी पहुंचे हुए थे और वो मांग रहे थे उनसे वोट के, सदर के वोट के लिए मुझे आप प्लीज़ मेरी सपोर्ट करें। क्या ऐसी जादू की छड़ी मौलाना साहब के पास? देखिए, इस जादू की छड़ी के बारे में तो आपसे बात करते हैं। पहले तो ये जो राव साहब ने मुझे इतना खूबसूरत मतला सुनाया ना, मुझे इजाजत दीजिएगा आधा मिनट मैं इस शेर की तारीफ कर सकूं, और उसके बाद इसी गजल के दूसरे शेर को भी आपको सुनाऊं और उसमें बताऊं मैसेज क्या है। राव साहब ने जो सुनाई ना गजल का जो मतला सुनाया, वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए रो पड़ा वो आप मुझको हौसला देते हुए। और जब हम देखते हैं पीटीआई को और उनके वो तमाम लोग जो उनको छोड़ के चले गए, तो फिर उसका अगला शेर सामने आता है कि
रो पड़ा वो आप मुझको, अपनी रह मसदूद कर देगा यही बढ़ता हुजूम। अपनी रह मसदूद कर देगा यही बढ़ता हुजूम, ये न सोचा हर किसी को रास्ता देते हुए। अब आते हैं आपके सवाल के जवाब की तरफ कि मैं जरा वो शेर की उस पे शहर में गुम हो गया। अच्छा जी, मौलाना साहब के पास जादू की क्या छड़ी है? देखिए, मैंने पिछले दिनों उनका एक इंटरव्यू सुना, एक मोहतरमा थी जो उन्होंने सवाल पूछा कि मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपका जरिया मुआश क्या है? अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये गैब से आता है। तो आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, तो उसमें एक तो आपको ये देखना चाहिए कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की जब बात करते हैं तो ज़रा एहतियात से बात कीजिएगा, क्योंकि मुझे अगर आप मैं तारीख देखता हूँ खासतौर पे 20-25 साल पिछले, तो मुझे इनसे जहां दीदा और इनसे जीरक सियासतदान मुझे तो नजर नहीं आता, ये टॉप पे हैं। और उसकी उन्होंने दलीलें भी दी हैं। मिसाल के तौर पे पिछली हुकूमतें देख लीजिए, अगर आपको ये हर वक्त मसनदे वो जो होती है ना हुकूमत, उसके साथ बैठे हुए नजर ना आए, इस दफा जो हुआ आपने जिसका जिक्र किया वो इसलिए बुनियादी तौर पे मुल्क के वसी तर मफाद में पाकिस्तानियों की फिक्र करते हुए उनकी फिक्र लाहक हर वक्त रहती है कि पाकिस्तान के साथ क्या होगा, पाकिस्तानियों के साथ क्या होगा। तो वो इक्तदार में रहना चाहते हैं और इक्तदार में जो आई पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर रहना चाहते हैं। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो रहनुमाई देते हैं वो, दूसरा ये कि वो सपोर्ट करते हैं उस हुकूमत को जो कि किसी वक्त में रूल कर रही होती है। ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब उनके पास गए, उन्होंने उनसे बात करना दरखौरे इतनाई नहीं समझा, क्योंकि टेक्निकली भी मौलाना साहब जो है ना वो बहुत साउंड हैं। तो फिर नवाज शरीफ साहब को जाना पड़ा। अब उसके बाद मैंने कहा ना टेक्निकली बड़े साउंड हैं, उन्होंने ना हाँ की ना की। अब मुझे लगता ये है, अगर हम तारीख देखते हैं और मौलाना साहब का रवैया देखते हैं इन बारों में, और ये कि वो इक्तदार में रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मौलाना साहब मान जाएंगे। अच्छा। अब कब मानते हैं, किन शराइत पे मानते हैं, सिर्फ ये देखना है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि मान जाएंगे। रूठे हुए क्यों थे? हाँ, ये मैं सवाल अभी करने लगी। पीडीएम आपने बनाई, 16 महीने चलाई, उसके सदर थे ये मौलाना फजलुर रहमान साहब। बिल्कुल। जब इलेक्शन होते हैं और सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं जी कि हम मिलकर ये खिचड़ी बनाएंगे, तो मुझे तो उस पिक्चर में मौलाना साहब नजर ही नहीं आए। तो आपने तो मौलाना साहब को यूं समझा कि बस ये इनके बगैर भी गुजारा हो सकता है। तो मौलाना साहब ने एक दो तकरीरें करके और एक दो मुलाकातें करके, कुछ जाहिर और कुछ जरा पर्दे के पीछे, तो उन्होंने ये साबित किया कि ना बाबा, आपने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना है तो आशीर्वाद आपको मेरी भी लेनी पड़ेगी। अब आपको समझ आएगी कि क्यों नवाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पे उनके जलाओ में देखिए कौन कौन बड़े बड़े लीडर उनके पास गए। देखिए, नवाज शरीफ चाहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने और वो बनते नजर भी आ रहे हैं। सही। लेकिन उसमें वो ये जो है हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब की आशीर्वाद अगर हासिल यानी करते हैं तो उससे ये कि जरा वसी हो जाता है वो जो है ना, आशीर्वाद से कैसे फर्क पड़ेगा, क्योंकि नंबर गेम तो पूरी है, नंबर गेम ही चाहिए होती है ना, हुकूमत बनाने के लिए नंबर गेम ही चाहिए, वजीर आजम बनने के लिए वो तो है उनके पास। देखिए, नंबर गेम में तो अभी जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, अभी तो रिजर्व सीटों के मसले मसाइल हैं, अभी नंबर गेम ठीक तरह से कैलकुलेट हो भी नहीं सकती। और जहां तक ये सारी सूरत हाल है मौलाना साहब की, नवाज शरीफ साहब की, तो मुझे तो पसे पर्दा मैडम नूर जहां गाना गाती हुई गजब यानी गजल सरा नजर आ रही हैं कि ले आई फिर कहाँ पे किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। क्या बात है, क्या बात है। मिनी मुशायरा भी हम अपने शो में रखते हैं, नाजरीन के लिए +1 पॉइंट है। साहिब ये बताइएगा कि यही सवाल आपकी तरफ कि नून लीग क्यों तरले मिनते कर रही है फजलुर रहमान साहब की? क्या वो इस बात से खौफजदा है कि स्ट्रीट पावर है क्योंकि मौलाना साहब के पास, तो कहीं उनकी हुकूमत जो बड़ी कमज़ोर सी हुकूमत बनने जा रही है नून लीग की, कहीं उसको अनस्टेबल ना कर दे? तीन चार वजूहत हैं मेरी नज़र में। पहली बात तो यही जो स्ट्रीट पावर की आपने बात की, एक तो नवाज शरीफ साहब भी ये चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी ये चाह रही है कि जो हुकूमत वो बना रहे हैं अगरचे वो कमज़ोर है, लेकिन उसको जो एक तरफ जो पीटीआई है
वो एक मजबूत अपोजिशन और फिर एहतजाज भी उन्होंने करना है, जिस तरह मैंडेट की बात हो रही है उसके साथ कहीं मौलाना भी जो है वो उनके साथ ना मिल जाए। तो वो कह रहे हैं कि वो जो सख्तियां हैं ना आने वाली हुकूमत वो कम से कम हो। तो ये एक स्ट्रीट पावर वाला जो फैक्टर है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एक तो ये बात भी है। फिर मौलाना जो है वो पीडीएम के अंदर के बंदे हैं। तकरीबन 1.5 साल एक तो गवर्नमेंट की उन्होंने अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक वो रहे, या उससे पहले जो अदम एतमाद वाला मामला था। आप अंदाजा लगाएं कि मौलाना ने 8 फरवरी के बाद 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसमें उन्होंने एक दो हिंट दिए तो पूरा एक कोहराम मच गया और पूरी पीडीएम की जो जमातें थी वो एक डिफेंसिव पोजीशन में चली गई। सही बात है। तो मौलाना बहुत कुछ अंदर की बातें भी जानते हैं और जो पहले जो है वो पब्लिक में नहीं आ सकी, और मौलाना अगर बात करेंगे तो उनकी बात लोग सुनेंगे, वजन करेंगे कि यार ये जो बात कर रहे हैं कि जो पीडीएम के सरबराह थे सारी चीजें इनके सामने हो रही थी हुकूमत में आने से पहले भी और बाद में भी। ये भी एक वजह है कि वो कहते हैं कि इनको उस एक्सट्रीम पर ना पहुंचा दे अपनी मुखालफत में कि ये हर चीज ही बोल दें। एक ये भी वजह है। फिर ये जो आपने देखा कि एक तो 8 फरवरी इलेक्शन से पहले भी और फिर इलेक्शन के बाद भी मौलाना को जो इन्होंने टच किया है वो तकरीबन 8, 10, 12 दिनों के बाद टच करना शुरू किया है। इस दौरान जो पीपल्स पार्टी थी, एमकेएम कहीं ना कहीं, या नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनकी एक कमेटी बनी हुई थी। उस कमेटी में ये बताया जाता है कि वो जो डीसी आपका होगा और डीपीओ मेरा होगा पंजाब की हद तक, इस तरह जो तकसीम, जो एक तो ऊपर वजारतों की तकसीम है, नीचे जो चेयरमैनशिप्स हैं मुख्तलिफ इदारों की, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल भी, मतलब इस लेवल पे जो है वो चीजें डिस्कस हुई हैं। डिस्कशन का सिलसिला जारी है। वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की आईनी एतबार से अहम तरीन पोस्ट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में कौन बैठेगा ये फैसला कल होने जा रहा है। एक तरफ है नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के भाई, जो पीडीएम की हुकूमत में भी वजीर आजम के ओहदे पर रहे, 16 माह की हुकूमत में मुश्किल फैसले लेने का तजर्बा भी उनको हासिल है। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल प्लस पीटीआई के हिमायत याफ्ता उमर अयूब, जो डिक्टेटर अयूब खान के पोते हैं। 2002 और 2008 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इलेक्शन लड़े, 2013 में नून लीग में शामिल हुए और फिर 2018 से पीटीआई के रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 2023 में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। जानने की कोशिश ये करेंगे कि हमारे तजियाकारों का फेवरेट उम्मीदवार कौन है और उनकी नज़र में इन दोनों में से ज़्यादा कॉम्पिटेंट कौन है। साथ ही सदर के ओहदे के लिए भी नामजदगियाँ हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी खड़े हो रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की तरफ से, जबकि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई खड़े हो रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई की जानिब से। जी नजमुल साकिब साहब, आपका फेवरेट कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड वाई? देखिए, मैं अगर फेवरेट की बात करूं तो वो तो जो आपके देखने सुनने वाले हैं लाखों, वो कहेंगे जी कि ये तो फलां है और ये तो फलां है। मेरा कोई फेवरेट नहीं है। मैं सिर्फ इशारे देख रहा हूं कि अभी तक क्या मिले हैं और उसके मुताबिक बन कौन रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम की, फिर बात करेंगे सदर पाकिस्तान। ठीक है। तो इस पे मैं आपको 99.9% ये कहता हूं कि कल के इंतखाब में शहबाज शरीफ साहब बनेंगे। ये 0.1 इसलिए रख लिया है कि ये पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात करते हैं फटाफट आपके सदर पाकिस्तान की। देखिए, जो डील हुई थी वो यही थी कि प्राइम मिनिस्टर आप ले लें, सदर हम बनेंगे। तो जरदारी साहब तो सदर बन रहे हैं। जहां तक अचकज़ई साहब का ताल्लुक है, अगर नंबर गेम पूरी भी हो जाती है, अगर किसी तरीके से हवाएं जो हैं वो दूसरी तरफ से चलनी शुरू हो जाती हैं, तो जो उन्होंने असेंबली में तकरीर की है ना, मुझे नहीं लगता कि उसको सुनने समझने के बाद कोई भी जी शऊर आदमी जो पाकिस्तानी सियासत और माहौल को समझता है वो कम से कम उम्मीद भी लगा सकता है कि ये बनेंगे। तो लिहाजा 99.9% जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब बन रहे हैं। अब ये है कि वो बन जाएंगे, अब समरियां गायब नहीं होंगी, अब बिल गायब नहीं होंगे, मामला ठीक चलेगा, बेहतरीन हो जाएगा। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है कौन बनने जा रहा है पाकिस्तान का अगला वजीर आजम और सदर? अच्छा, इस मौजूदा सेटअप में अगर मुझसे पूछे ना, सबसे बेहतरीन कैंडिडेट जो हो सकते थे वो मियां नवाज शरीफ हो सकते थे। अच्छा, ठीक है। उनका तजर्बा और उनका जो कह ले कि एक रिगार्ड है, मौलाना फजलुर रहमान हो, अचकज़ई साहब हो, कोई भी हो, वो लेके चल सकते थे। पीटीआई तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन बाकी सारी कुव्वतों को साथ लेके चल सकते थे। लेकिन उनके साथ बहरहाल जो भी हुआ वो फिर एक शेर याद आ गया जी सुनाइए। मिलन का वादा उन्हें किया सी
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਟਾਲੀ ਦੱਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਜੂਰ ਹੈ। ਟਾਲੀ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਟਾਲੀ ਦੱਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ खजूर है। इधर तो ये हाल हो गया उनके साथ, और वो वाकई सही। अच्छा, लेकिन चले मेरा अंदाजा है शहबाज शरीफ साहब भी नवाज शरीफ साहब की छांव में ही काम करेंगे ना, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रहेगा ये इन्फ्लुएंस रहेगा नवाज शरीफ साहब बन जाएंगे जी। बरगद की छांव के नीचे कोई दरख्त पनपता नहीं है, तो वो करेंगे, लेकिन पनप नहीं सकते वो एज लीडर जो है। हाँ। अच्छा। और दूसरा, आपने शुरू में तबसरा किया गौहर अयूब साहब की पार्टियां बदलने पे। जी। अब शहबाज शरीफ साहब की तो पार्टी अपनी है, वो कैसे बदलेंगे? गौहर अयूब साहब तो दूसरी पार्टियों में जाते थे ना, उनकी पार्टी ही नहीं थी अपनी, तो उन्होंने किसी न किसी में अपनी जगह जहां मिली घुस गए। तो अब शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब किस पार्टी में जाएंगे? अपनी पार्टी जिनकी हो वो अपनी पार्टी छोड़ के कैसे जाएंगे? वो नहीं जा सकते, वो उस वक्त जाएंगे जब उनकी अपनी पार्टी नहीं होगी। ये बन जाएंगे, वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे, सदर भी बन जाएंगे, लेकिन असल चैलेंज है हुकूमत चलाना, हुकूमत को आगे लेके चलना। काबीना साजी से लेके बजट साजी तक जो इमीडिएट चैलेंज है वो आएंगे आगे। आप देखें, रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है, महंगाई की जो सूरत हाल है रमज़ान में हमारे यहाँ वैसे ही जो है नेकियां कमाने पे सारे ताजर हमारे लग जाते हैं, और वो समझते हैं इस महीने में जितनी कमाई करनी है कर लो। उसके बाद फिर आपके बिजली के बिलों का मई जून जुलाई आगे आना है। तो मेरा ख्याल है इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। ठीक है, हुकूमत बनाना कोई मसला नहीं है। हम पहले बार बार ये हर दफ़ा प्रोग्राम में जिक्र हुआ है कि हुकूमत चलाना असल चैलेंज है। क्या चला पाएंगे? मेरा ख्याल है वो बहुत मुश्किल होगा, चाहे दो तिहाई अक्सरियत भी। इस पे जरा हम कल डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि कितने मुश्किलात आने वाली, क्या चैलेंजेस है। साकिब, आप बताइए, आपकी नज़र में कौन बनने जा रहा है कल वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म और सदर जो है वो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ही बनते हुए नज़र आ रहे हैं अभी तक का जो सिनेरियो है। लेकिन हमने ये देखना है कि जो वज़ीर आज़म होंगे शहबाज शरीफ, तो वो कैसे जो वो चल सकेंगे, कैसे। मैं ये ऐड करूँगा, एक तो अगर बहुत ही आइडियल सिचुएशन होती तो नवाज शरीफ साहब खुद आते, तो शहबाज शरीफ साहब का आना ये जाहिर करता है कि शायद कोई मजबूरी भी नून लीग को मजबूरन जो है वो उनको शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म लाना पड़ा। फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो 1.5 साल उन्होंने PDM की हुकूमत में बतौर वज़ीर आज़म गुजारा, और वहाँ पे एक फिक्स मैच था, कोई अपोजिशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई एहतजाज नहीं था, PTI जो है वो जेलों में थी और सब कुछ था, सब जो है वो ओके था। अब वो नहीं होगा। उमर अयूब साहब की जहाँ तक बात है, उमर अयूब जो है वो ये सेक्रेटरी जनरल PTI के अभी जो रिसेंट पास्ट में जो दौर गुजरा PTI पे, उस पे बने, उन पे सख्तियां जो है वो कदरे कम थी, बाकी जो है वो। अब उसके पीछे एक बैकग्राउंड है उमर अयूब साहब का, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम सदर पे बात करें, आसिफ जरदारी सदर तो बनेंगे, लेकिन महमूद खान अचकजई साहब के क्यों चुना गया? ये अडयाला जेल में बैठी क़यादत 7 माह में, मेरा ख्याल है कि उनके रवैयों में और उनकी सोच में कहीं तब्दीली आई है। 8 फरवरी का जैसे ही इलेक्शन हुआ, उसके बाद 2 दफ़ा वहाँ प्रोसीडिंग्स थी, मैं खुद भी गया था, दोनों दफ़ा बात हुई, तो उसमें सिर्फ वो 3 पार्टीज के साथ कह रहे थे कि हमने बात नहीं करनी, नून लीग, MKM और PP के साथ, बाकी सब के साथ करनी है। तो इट मीन के वहां बैठी क़यादत कुछ और सोच रही है। और जो कल तकरीर की जो महमूद खान अचकजई ने, और महमूद खान अचकजई माजी में जो तकरीर करते रहे हैं, जिस तरह का उनका है तर्ज सियासत है, जिस तरह की सख्त एक जो लाइन लेते हैं वो, इसका मतलब ये है कि जो PTI है वो भी कहीं ना कहीं उनसे एक तो इत्तेफाक कर रही है और आइंदा इस किस्म की कोई सियासत करने जा रही है। और महमूद खान अचकजई की जो नामजदगी है एक गैर मामूली एक इक़दाम है मेरे ख्याल में। ठीक है, नजमुल साकिब साहब क्या सवालात लेकर आए हैं आज फिर नाज़रीन के लिए? रामीन, एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। सबसे पहले जल्दी से सवाल बताते हैं आपको। देखिए, इलेक्शन से पहले नून लीग ने और PPP ने अपने अपने मंशूर दिए। ठीक है। अब ये दोनों पार्टियां मिलके तो हुकूमत बना रही हैं और हुकूमत चलाएंगी। तो पूछना ये था, ज़रूरी सवाल ये है कि आप दोनों के मंशूर कोई बीच में मिलाने वाला है कि नहीं है, या फिर कोई नया मंशूर आएगा? और सबसे बढ़ के कि वो मंशूर जो भी थे वो सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए थे। तो ये आज का ज़रूरी सवाल। सही बात है। आज का गैर ज़रूरी सवाल जी, सुनने में आया कि एक जय्यद सियासतदान ने कहा कि हम अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। गैर जरूरी सवाल यह है कि अगले 5 साल तक भरपूर सियासत ही करेंगे
या कोई कामकाज भी करेंगे? ये बड़ा अहम गैर ज़रूरी सवाल आपने पूछा, और नाजरीन के लिए भी हम ये बात छोड़ के जा रहे हैं, ये सवालात भी छोड़ के जा रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों के लिए भी ये बात के जब हुकूमत बनने जा रही है, हमने देखा कि हुकूमत जब बन रही होती है तो सारा फोकस ये होता है कि किसको कौन सी वजारतें मिलेंगी, कौन सी आइनी पोजीशन मिलेगी, इस पर सारी बहस व तकरार हो रही होती है, हर्डल्स हो रहे होते हैं, मगर इस पर कोई बात नहीं की जा रही होती। जैसे कि नजमुल साकिब साहब ने भी कहा कि ये जो मैनिफेस्टोज़ हैं जो अलग अलग पार्टीज़ ने बनाए जो मिलने जा रही हैं, क्या ये मिला के मैनिफेस्टोज़ की कोई दूसरी शक्ल निकलेगी या फिर पूरे तौर पर मुकम्मल तौर पर एक नया मैनिफेस्टो सामने आएगा? आवाम के लिए क्या करना है, आवाम की मुश्किलात कैसे हल करनी है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये हमें बनती हुई नज़र नहीं आती। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।